फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज कराऊंगा चैप्टर फर्स्ट की। अगर आपने मेरी पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो एक्सरसाइज आप ज़रूर देख लें। मैंने उसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर सभी एक्सरसाइज देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपको अच्छे से क्लियर कराया। सेकंड 1.2 में मैंने आपको वन कौन से फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ये फंक्शन कौन से होते हैं उसमें मैंने आपको क्लियर कराया है। और 1.3 में मैंने गॉफ और फॉक का आपको गॉफ गॉफ कैसे निकालते, फॉक कैसे निकालते उसके बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया है। और 1.4 में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या कैसे निकालते हैं हम, क्या होते हैं, ये सभी मैं आपको पिछली एक्सरसाइजों में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा रखे हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी। और सभी की पीडीएफ भी मैं हर एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज कराता हूँ उसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पर सभी आपको वो मिल जाएंगे पीडीएफ लविश क्लासेस 12th पर। और अब मैं डिस्कस करूँगा मिसलिनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट एफ ऑफ आर टू आर, यानी कि डोमिन जो हमारे पास वो भी आर में है, एक रियल नंबर में होगा और को डोमिन भी हमारे पास रियल नंबर में ही होगा। बी डिफाइंड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन हमारे पास वो भी जी ऑफ आर टू आर में ही है, सच दैट हमको गॉफ इक्वल टू फॉग ये हमको प्रूफ करना, ये प्रूफ नहीं करना, ये हमारे पास कि गॉफ इक्वल टू फॉग आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, ये आई आर जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर है। तो मैं इसको आपको दोनों तरीक़ा से बताऊंगा। हमको ये दिखाना कि हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है। क्यों हमें ऐसा क्यों पता लगा? ऐसे हमें इसलिए पता लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है गॉफ इक्वल टू फॉग। अगर गॉफ इक्वल टू फॉग के होगा तो हमारे पास वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेबल फंक्शन दिखाते कि हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए मैंने आपको दो मेथड बता रखे, एक तो हम 1 शो कर दे फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन शो कर दे, हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। नंबर 2 बात, अगर गॉफ इक्वल टू फॉक किया जाता है तो हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। मैं दोनों तरीका से आपको क्लियर कराता चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ आर टू आर और जी ऑफ आर टू आर। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। और जो ये है एक कंडीशन ये है कि गॉफ इक्वल टू फॉक के हमारे पास, यानी कि इसका मतलब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सॉरी वो ये तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, ये इसका मतलब हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टेबल फंक्शन है तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 1 के लिए, फॉर 1 तो 1 के लिए मैंने क्या शो करता हूँ कि मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो एफ ऑफ x1 है वो इक्वल होगा मेरे पास एफ ऑफ x2 के। यही तो, ये क्यों है भाई? अगर हमारे पास x, ये हमारे पास कोडोमिन में हो गई एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर ये हमारे पास डोमिन में आ जाते हैं, डोमिन अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास हर एक डोमिन से एक ही इमेज निकल रही है, तो हम कह देंगे हमारे पास ये फंक्शन 1 होगा। ये मैंने आपको पहले बता रखा और यहाँ पर भी क्लियर करा दिया। f(x1) हो जाएगा मेरे पास ये 10x1 प्लस 7 इक्वल टू 10x2 प्लस 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और ये हो जाएगा मेरे पास x1 इक्वल टू x2। तो हमारे पास फंक्शन कैसा 1 है, सच दैट फंक्शन f(x) इज 1। अब दूसरा देखना हमें ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। अगर हमारे पास फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो गए तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्वर्टेबल है।
तो ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया भाई वन वन क्या होते हैं कि ये कोडोमिन से हर एक एलिमेंट से एक ही इमेज निकलनी चाहिए, ये डोमिन होते हैं। और कोडोमिन होते हैं हमारे पास कि ऑन टू फंक्शन होते हैं कोडोमिन में हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, दैट्स इट। कोडोमिन में हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। तो ऑन टू के लिए एक तरीका ये भी बता रखा मैंने, फंक्शन y लेट कर लेते कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस 7। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 7 माइनस वाई अपॉन 10। भाई इसको मैं इधर ले आया ना, तो y माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा वो हो जाएगा मेरे पास y माइनस 7/10 x की वैल्यू। इस तरीक़ा से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे करा मैंने, ये चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। ये देखो हमारे पास फंक्शन है 10x प्लस 7, तो जो रेंज है हमारे पास ये डोमिन है और ये कोडोमिन होता है, R2 R में है। तो हमारे पास जो क्या रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या आते हैं, 0 आएगा, इंटीजर आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, और मेरे पास रेशनल नंबर आ जाएंगे और √3 आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे मेरे पास यहाँ से। तो अब यहाँ पर कोडोमिन में जो मेरे पास y है, y क्या, y बिलोंग्स टू r, यानी कि y की मैं जो भी वैल्यू रखूँगा वो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। मान लो मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ, ये मेरे पास, अगर मैं इसी फंक्शन को यहाँ से लिख लेता कि 0 1 -1 1/2 और √3, तो ये y फंक्शन, ये x फंक्शन हो गया, ये y फंक्शन हो गया। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, माइनस का 7/10 जो होगा मेरे पास r में, तो 0 जो होगा मेरे पास उसकी इमेज बनेगी माइनस का 7/10 पर। तो ये थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। ये x फंक्शन, ये y फंक्शन, ये डोमिन है, ये कोडोमिन है, कहाँ से, R2 R में। अगर मैं x की वैल्यू, ये मेरे पास क्या होता है रियल नंबर, तो रियल नंबर में 0 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएंगे, और रेशनल नंबर जाएगा, √3 आ जाएगा। ये सभी मतलब हर तरीका की नेचर मैंने लिख लिए यहाँ पर। तो इन सभी नेचर में मैंने देखा, अगर मैं यहाँ पर y हमारे पास क्या r में 0 लिखता हूँ तो माइनस का 7/10 बनेगा, यानी कि 0 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 7/10 पर। और -1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, माइनस का 8/10 हो जाएगा, तो इसकी इमेज बनेगी माइनस का 8/10 पर। और प्लस के 1 की इमेज बनेगी मेरे पास माइनस का 6/10 पर। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी, और 1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 1/2 -7, तो इसकी इमेज भी अलग बनेगी और इसकी इमेज भी अलग बनेगी। तो ये सभी हमारे पास R में होंगे। तो यहाँ से मैंने देखा कि डोमिन में हर एलिमेंट से एक ही इमेज निकल रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया, और मैंने आपको ऊपर भी शो करा दिया। ऑन टू के लिए मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास कोडोमिन में कुछ नहीं बचना चाहिए, कोडोमिन में कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, दैट्स इट। इसका मतलब भी यही है, हमारे पास y बिलोंग्स टू r। तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन लिख सकता हूँ कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r then is an x is available in the domain such that f of function fx is onto function। तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। ये बात मैंने यही तो अब भी तो इसमें लिखी गई, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इज एन x इज अवेलेबल इन डोमिन, हर एक y के लिए हर एक x हमारे पास डोमिन में अवेलेबल होगा, दैट्स इट। तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन, तो सच दैट फंक्शन fx इज इन्वर्टेबल। तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया हमारे पास। तो भाई इन्वर्टेबल के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 ये हो गया, 1 1 ये है, और ऑन टू भी होना चाहिए, तो ऑन टू भी है। तो फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल हो गया। अब इन्वर्टेबल हम, अब उसने बोला कि इसका इन्वर्स भी निकालो। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता रखा है कि f ऑफ x जो होता है हमारे पास y के इक्वल होता है, तो f ऑफ इन्वर्स y हो जाएगा। तो f ऑफ इन्वर्स y इक्वल टू x, तो जो x की वैल्यू होगी वो मेरे पास इन्वर्स निकल जाएगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट की है,
ये एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से एक्स वाई माइनस 7/10, तो ये एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या, तो एफ इनवर्स मेरे पास निकल गया कि वाई माइनस 7/10, ये मेरे पास इनवर्स फाइंड आउट हो गया, एफ ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स भी मुझे इसका निकालना। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, इसमें जो चीज़ पूछी थी वो मैंने निकाल दी, लेकिन यहाँ से इसमें एक चीज़ और है कि एक चीज़ और तो नहीं है, आप यहाँ तक करोगे आप क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। दूसरे इस मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ कि गॉफ इक्वल टू फॉग आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर से भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ ये चीज़ क्या है। कि हमारे पास फंक्शन है ये जी वाई का, जी वाई इक्वल टू R/R, यही है। तो जी वाई हमारे पास, भाई इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, जो हमारे पास x इक्वल टू आया, हमारे पास x इक्वल टू वाई माइनस 7/10 आया, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या होता है, f ऑफ वाई, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं g ऑफ वाई, दैट्स इट। तो हमारे पास जी वाई जो आएगा फंक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास जी वाई इक्वल टू, तो ये इससे मेरे पास हो जाएगा जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7/10, ये हो गया, यही है। तो मुझे पहले यहाँ पर गॉफ और फॉग से भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ये तो मेरा हो गया 1 और ऑन 2 से। अगर मेरे पास गॉफ इक्वल टू फॉग, मैंने गॉफ और फॉग से क्या बता रखे आपको कि गॉफ इक्वल टू आई एक्स आ जाए और फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई आ जाए, यानी कि जो हम इनपुट डालें वही हमारे पास आउटपुट हो जाए, दैट्स इट। जैसे हमारे पास ये हो गया गॉफ, पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ गॉफ। तो गॉफ में कैसे फाइंड आउट करता था कि जी ऑफ एफ एक्स, भाई गॉफ के साथ हमारे पास क्या के साथ क्या आता है, एफ एक्स आता है, मैंने आपको पीछे भी क्लियर करा रखा। तो जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको मैंने, ये मेरे पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 10x + 7, 10x + 7। भाई एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या, 10x + 7, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी है बस। तो अब इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ y, कैपिटल Y। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया अब यहाँ से g ऑफ कैपिटल का y, तो ये मेरे पास हो गया g ऑफ y। तो जी ऑफ y फंक्शन क्या मेरे पास है, y माइनस 7, तो g ऑफ y मेरे पास फंक्शन है कि y माइनस 7/10। अब कैपिटल Y की वैल्यू मैंने क्या लेट की है, कैपिटल Y की वैल्यू तो लेट की है, तो Y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 10x + 7 माइनस का 7/10, तो 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो मेरे पास बचा यहाँ पर x। तो यही मैंने आपको बताया था कि गॉफ ऑफ, जो मैंने इनपुट x डाला वो मेरे पास x निकल गया आउटपुट में, तो I ऑफ एफ एक्स। तो इसको बोलते हैं हम गॉफ इक्वल टू, ये मेरे पास आया गॉफ इक्वल x इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x, और इसी को हम कह देते हैं आइडेंटिटी ऑफ, किससे निकला है, रियल नंबर से, आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो ये मेरे पास आ गया गॉफ इक्वल टू आई ऑफ एक्स। अब मैं फॉग निकालता हूँ, फॉग फाइंड आउट करता हूँ। तो फॉग में कैसे फाइंड आउट करता था कि फॉग ऑफ, फॉग के साथ क्या आता है वाई, फॉग ऑफ, तो ऑपरेशन ओ हट जाएगा, तो फॉग ऑफ वाई। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या मेरे पास, जी ऑफ वाई, जी वाई की वैल्यू मेरे पास वाई माइनस 7/10। अब इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ, इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ कैपिटल का एक्स, तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा यहाँ से, तो फंक्शन हो जाएगा मेरे पास यहाँ से एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो एफ एक्स हो गया है, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या, आप कैपिटल एक्स में लिखूंगा मैं सभी को, तो मेरे पास क्या है 10x + 7, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 10x + 7। अब यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने कैपिटल एक्स लेट किया है, तो कैपिटल एक्स की मैं वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा। कैपिटल एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 10y माइनस 7/10 प्लस का 7, 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास फंक्शन बचा y। तो मेरे पास मुझे यही निकालना था कि फॉग ऑफ y इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। यही मैंने आपको चीज़ क्लियर कराई थी कि हमारे पास अगर गॉफ इक्वल टू फॉग आ जाता है, यानी कि गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x, फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y क्या जाता है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो ये फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल है। बस यही मुझे बताना था कि हमारे पास फंक्शन ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। गॉफ से भी इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। चलो हमने फंक्शन तो बता दिया कि गॉफ और फॉग से फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल है, लेकिन अब इन्वर्स निकालने को कहे तो इन्वर्स मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो एफ ऑफ इन्वर्स में निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेगी,
तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन यहाँ से निकाल, x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। इस तरीक़ा से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा कि y इक्वल टू 10x+7, तो यही मेरे पास f ऑफ इनवर्स हो जाएगा। आप ये हाथ से यहाँ तक पूरा मेथड लगा सकते हो, एक मेथड ये हो गया। दूसरा हमारे पास गॉफ और फॉग से भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। मैंने खूब अच्छे से कोशिश की आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट एफ ऑफ W टू W हमारे पास यहाँ पर वॉल नंबर है, बी डिफाइन ऑफ एफ एन इक्वल टू n-1 इफ एफ एन इज ऑड एंड एफ एन इक्वल टू n+1 इफ एफ एन इज इवन, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, एफ फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। हमें ये शो करना है कि फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल भी है और इन्वर्स भी इसका फाइंड आउट करना, और W हमारे पास सेट एक वॉल नंबर का, ये इसने क्लियर करा दिया। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से इस तरीक़ा से लिख लेता हूँ। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ क्या है, W टू W, वेयर जहाँ पर W एक वॉल नंबर है। तो y इक्वल टू, इसको मैं इस तरीक़ा से सेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ x इक्वल टू n-1 है, कब है, जब हमारे पास n इज ऑड है, और n+1 है जब हमारे पास n इज इवन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज़ें। हमको ये दिखाना है कि फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन है और इन्वर्स फंक्शन है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ा से ही क्लियर कराऊंगा कि 1 और 1 क्लियर करा दिया तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। फिर इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे हम उसका। तो हम फॉर 1 के लिए क्या करते हैं, फॉर 1 तो 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करते हैं कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 के होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये n इज ऑड n इज इवन है, तो एक को मैं m लेट कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास लेट कर लूँगा मैं कि f ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ m के इक्वल हो जाएगा। भाई ये चीज़ ही तो हमारे पास, इसको या तो आप n भाई दोनों तरफ n है, तो मैंने fx1 इक्वल टू fx2 कर देते, इस बार n और m फंक्शन में ले ली मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट्स इट। तो हमारे पास इसमें 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन कौन से बनेंगे इसमें देखो, अगर हमारे पास n इवन हो, अगर हमारे पास n इवन हो और m ऑड हो, एक तो ये चीज़ बनी। दूसरी बात, अगर हमारे पास n ऑड हो और m इवन हो, और तीसरी कंडीशन में 4 कंडीशन बनेंगी। तीसरी कंडीशन बनेगी अगर हमारे पास n ऑड हो और n इवन हो, n ऑड हो और m भी हमारे पास ऑड हो, और एक बनेगी n हमारे पास इवन हो और m भी हमारे पास इवन हो। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं, अगर हमारे पास n इवन है तो यहाँ से आप क्लियर करना, अगर हमारे पास n इवन है तो इवन के लिए हम क्या लेंगे, फंक्शन n+1, n+1। और दूसरी कंडीशन इसने बोली है इक्वल टू अगर हमारे पास फंक्शन ये इक्वल का है, n हमारे पास इवन हो और m हमारे पास ऑड हो, वही कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पर। अगर m हमारे पास ऑड है तो फंक्शन क्या है, n-1, तो हमने m लेट किया तो m-1 हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से फंक्शन आ जाएगा कि m-n इक्वल टू 2 के। अब यहाँ से आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यू आप यहाँ से क्लियर करो, पहले यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ, इन दोनों को फिर एक साथ ही क्लियर करा दूंगा आपको। तो n हमारे पास ऑड है तो हमारे पास हो जाएगा n-1 इक्वल टू, m हमारे पास इवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n जगह m+1 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा मेरे पास n-1 इक्वल टू 2। अब इन दोनों कंडीशन को आप ध्यान से देखो, कोई भी एक इवन और एक ऑड, कोई भी एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर या एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर ले लो, एनी वॉल नंबर। तो वॉल नंबर के लिए बात करिए तो मैं वॉल नंबर ले लेता हूँ, एनी वॉल नंबर, एनी 2 वॉल नंबर, कोई भी 2 वॉल नंबर लेता हूँ, एक इवन और एक ऑड ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास आ गया एक इवन हो गया, ये हो गया ऑड, एक ऑड हो गया, और एक ले लेता हूँ मैं इवन 4। इन दोनों का, अब यहाँ से क्लियर करना, आप इस बात को पकड़ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, m-n बोला है, इन दोनों का क्या है, सब्ट्रैक्ट हमारे पास क्या आएगा, नंबर एक -3, यानी कि एक इवन नंबर
और एक ऑड नंबरों का, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का हमारे पास हमेशा एक क्या नंबर आता है, एक ऑड ही नंबर ही आता है। कोई भी नंबर देख लेना आप। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, समझना, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 5, एक ऑड नंबर हो गया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक इवन नंबर 4, तो मेरे पास क्या आएगा 9। यानी कि एक ऑड और एक रियल, सॉरी माइनस का है तो माइनस लिखूंगा माइनस। तो कोई भी दो सब्ट्रैक्ट यानी कि किन्हीं भी, अगर मैं एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर लेता हूँ तो उनका अंतर मेरे पास हमेशा एक ऑड नंबर ही आता है। तो 5 में से 4 गया तो मेरे पास 1 आ जाएगा, तो एक क्या मेरे पास एक ऑड नंबर है। लेकिन इसने यहाँ पर क्या बोला, हमारे पास m क्या एक ऑड नंबर है और n क्या मेरे पास एक इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया किसी भी एक ऑड और एक इवन नंबर का जो अंतर आता है वो मेरे पास एक ऑड नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर एक इवन नंबर आ रहा है दोनों में, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि इम्पॉसिबल। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल हो जाएंगी। अब इन दो कंडीशनों को देख रहे हैं। अगर हमारे पास n ऑड है, n क्या मेरे पास ऑड है, तो मेरे पास आ जाएगा n-1 इक्वल टू m भी मेरे पास ऑड है, तो क्या आ जाएगा m-1, m-1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास हो जाएगा n इक्वल टू m। तो फंक्शन यहाँ से क्या हो गया 1 1। ये मैंने आपको कंडीशन, भाई कर तो मैं यहाँ से सीधा सीधा कर देता, लेकिन मैंने आपको ये कंडीशन भी बताई कि ये कंडीशन हमारे क्यों इम्पॉसिबल हो सकती है, दैट्स इट। इसमें हमारे पास n इवन है, इवन के लिए n+1 इक्वल टू, और m मेरे पास इवन है ये भी, तो m+1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो n इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, दैट्स इट। तो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, सच दैट f ऑफ फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन हमारे पास 1 1 सेटिस्फाई मैंने आपको करा दिया। ये कंडीशन क्यों नहीं होंगी ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक इवन और एक ऑड का अंतर हमेशा एक ऑड नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर एक इवन नंबर आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पर इम्पॉसिबल, ये कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर इन दोनों में नहीं करेगी। तो इन दोनों में हमारे पास n इक्वल टू m आ गया, जैसे fx1 इक्वल टू fx2 आता था, यहाँ पर n इक्वल टू m हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास फंक्शन 1 1 हो गया। अब मैं क्वेश्चन 2 की तरफ इसमें देखता हूँ 4 on 2 के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए देखता हूँ on 2 के लिए। हमारे पास n, यहाँ से देख लो n क्या हमारे पास ऑड, तो ऑड के लिए फंक्शन क्या है n-1। अब यहाँ से आप देख लो कोई भी, अगर मैं n कोई भी एक ऑड नंबर लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ऑड में 3 ले लूँ तो 3-1 2 आएगा, 5 ले लूँ तो 5-1 4 आएगा, यानी कि एक इवन नंबर ही हमारे पास आएगा, दैट्स ऑल। तो अगर मैं यहाँ से मैं एक कंडीशन निकालूँ कि अगर मैं m इवन लेता हूँ तो n मेरे पास क्या आता है ऑड आता है, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको। अगर मैं m ऑड लेता हूँ, तो n मेरे पास हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये कंडीशन से आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर मैं m ऑड लेता हूँ तो n मेरे पास एक इवन नंबर आता है। तो अब मैं यहाँ से भी आपको क्लियर कराना चाहूँ तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। ये मेरे पास n और ये m क्या है, मेरे पास वॉल नंबर। तो ये जो फंक्शन है वो मेरे पास f ऑफ x है। तो यहाँ से आप देख लो 0 1 2 वॉल नंबर है, तो वॉल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से मैंने देखा अगर मेरे पास 0 क्या है, इवन नंबर है, तो मेरे पास n-1 क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो इसकी यहाँ पर कहाँ इमेज बनेगी -1 पर। तो इस तरीक़ा से हमारे पास ये इमेज बनेगी, दैट्स इट। तो अब मैंने यहाँ पर एक बात बताई कि आप कोई भी, अगर मैं यहाँ पर एक बात ध्यान से क्लियर करना, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक इवन नंबर लेता हूँ तो अगर मैं कोडोमेन में, ये मेरे पास क्या, अगर मैं कोडोमेन में कोई भी एक इवन नंबर लेता हूँ तो उसके लिए एक x पर्टिकुलरली मेरे पास क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोबारा से रिपीट करता हूँ इसी बात को। मैंने आपको बताया अगर n मैं ऑड लेता हूँ इसमें तो मेरे पास फंक्शन इवन आएगा। तो यहाँ से मेरे पास यही हो जाएगा कि फॉर एवरी एलिमेंट m ऑफ कोडोमेन देयर इज n इज अवेलेबल इन डोमेन। यानी कि यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ अगर m में कोडोमेन में, तो x के लिए मेरे पास वो वैल्यू अवेलेबल होगी, दैट्स इट, हर एक एलिमेंट के लिए।
तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा ऑन टू में। आप लिख सकते हो फॉर एवरी एलिमेंट एम ऑफ कोडोमिन देयर इज एन अवेलेबल इन डोमेन, यानी कि हर एक कोडोमिन के लिए एन में एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हमारे पास फंक्शन सच दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो गया, इज ऑन टू फंक्शन। अगर मेरे पास फंक्शन ऑन टू होगा तो मैं यहाँ से 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। तो मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। जैसे इस फंक्शन को मैं यहाँ से भी आपको क्लियर कराता हूँ कि अगर मैं m एक इवन नंबर लेता हूँ, तो इवन नंबर मैंने 2 ले लिया, तो इवन नंबर में मेरे पास फंक्शन क्या है, n+1। क्या मेरे पास n+1, तो अगर मैं 2+1 करूँगा तो 3 आएगा। 3 मेरे पास क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। मैंने आपको बता दिया n मेरे पास एक क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। तो 2 की जो इमेज बनेगी कहीं ना कहीं 3 आ रहा होगा वॉल नंबर में। इसी प्रकार हर एक नंबर के लिए हमारे पास, अगर जैसे मैं m ऑड ले लेता हूँ, तो ऑड के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, n-1। भाई m मैं ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 मेरे पास क्या ऑड नंबर, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 मेरे पास क्या, एक इवन नंबर, तो इसके लिए मेरे पास n क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा डोमेन में भी, और यहाँ पर भी कोडोमेन में भी कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो फंक्शन हमारे पास 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास कैसा हुआ, इन्वर्टेबल। उसने हमें फंक्शन फाइंड आउट भी करवाया है कि एफ एक्स एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करो। तो एफ इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ वॉल नंबर टू वॉल नंबर, यही फंक्शन है। तो इसी फंक्शन को हम यहाँ से जी ऑफ एम निकालेंगे, हम यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे। तो जी ऑफ एम इक्वल टू हमारे पास फंक्शन हो जाएगा m-1, फंक्शन हो जाएगा m-1 n इज इवन, जब हमारे पास n इवन होगा। भाई ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, तो हमें इन्वर्स निकालते थे पहले। तो इन्वर्स हम कैसे निकालते थे, y इक्वल एफ एक्स लेट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मैं इसे y लेट नहीं करूँगा, इसको मैं m लेट कर लेता हूँ। तो m फंक्शन हो गया, तो मैंने वही निकाला g ऑफ m इक्वल टू m-1। तो n की जगह m पुट कर दिया, तो m+1 होगा जब हमारे पास n इज, सॉरी ये तो ऑड होगा, ऑड m-1, और ये n इज इवन हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। वैसे क्या मैं बस और कुछ नहीं किया। तो ये मेरे पास इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन्वर्स हम क्या करते थे कि इसके इक्वल होगा, कि ऑन टू के फंक्शन के इक्वल होगा। तो यही फंक्शन मैंने यहाँ पर लेट किया, बस एफ एक्स करते थे तो y इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स करते थे, दैट्स ऑल। तो यहाँ से अब मुझे निकालना है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर छोड़ दोगे, आपका क्लियर आंसर है। लेकिन अब मुझे गॉफ और फॉग से भी आपको क्लियर कराना है। गॉफ और फॉग से भी अगर मैं आपको क्लियर कराता चलता हूँ इस सवाल को, तो गॉफ और फॉग में हम कैसे निकालेंगे। इसमें अगर हमारे पास, ये तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, गॉफ और फॉग से मैं आपको कराता हूँ। अगर हमारे पास n इज ऑड है, पहली कंडीशन तो ये होगी हमारे पास n ऑड है, तो गॉफ हम फाइंड आउट करेंगे, गॉफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो गॉफ के साथ क्या आता है, एफ एक्स के साथ क्या आता है, एक्स, पर्टिकुलरली एक वेरिएबल है, तो जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास आया। तो ये मैंने, अब आप देख लो यहाँ से एफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स तो यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया एन हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन ऑड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, n-1, दैट्स ऑल। तो एन एफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, n-1। तो अब इसको मैं यहाँ से लेट कर लूँगा, यहाँ से कैपिटल का M, भाई इसे मैं कैपिटल M लेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा g ऑफ कैपिटल M। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा g ऑफ M। तो g ऑफ M क्या मेरे पास, भाई यही तो मेरे पास फंक्शन यही है, m इक्वल टू जी ऑफ M भी मैं इसे लेट कर सकता हूँ, दैट्स इट बस। तो g ऑफ M मेरे पास फंक्शन है यहाँ पर किसके लिए, n इज ऑड के लिए हमारे पास फंक्शन हो जाएगा n-, फंक्शन मेरे पास क्या जाएगा, n-1। तो मैं यहाँ पर g ऑफ लिख दूंगा n-1। तो ये मेरे n ने, तो मैंने m लेट किया, तो मेरे पास हो जाएगा m-1। तो m मैंने फंक्शन लेट किया n-1, तो मेरे पास m की पहले पुट कर दूंगा n-1 इक्वल टू -1। तो मेरे पास यहाँ से फंक्शन हो जाएगा, तो मेरे पास फंक्शन अब क्या हो गया, g ऑफ m।
जी ऑफ एम के लिए अगर एन ऑड है तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने फंक्शन डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने आपको बताया है कि मैं अगर फंक्शन दिया होता है तो मैं y इक्वल टू क्या करता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल होता है, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर जी ऑफ एम हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन जी ऑफ एम है तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो जो एन वाला ऑड है वो इवन हो जाएगा। ये मैंने पहले सही लिखा था, तो एन वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और ये इवन है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या नहीं, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा जी ऑफ एम, यानी कि इसका इनवर्स फाइंड आउट हो गया यहाँ से, दैट्स इट। तो अब मैंने देखा जी ऑफ एम, जी ऑफ एम के लिए हमारे पास क्या है, ऑड, ऑड के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, एम प्लस वन। तो मेरे पास फंक्शन यहाँ से क्या है, एम प्लस वन। तो जी ऑफ एम तो मेरे पास फंक्शन है एम प्लस वन, और एम की वैल्यू मेरे पास एन माइनस वन। तो यहाँ से अब आप पुट कर सकते हो, एम की वैल्यू मेरे पास एन माइनस वन और प्लस का वन, वन से वन कैंसिल इक्वल टू एन। तो यही मुझे फाइंड आउट करना था इसमें। तो मेरे पास हो गया गॉफ इक्वल टू एन, और एन मेरे पास किसको होगा, आइडेंटिटी ऑफ एन, और इसको मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी ऑफ वॉल नंबर, जैसे मैंने पहले पुट किया था। वॉल नंबर के निकाल रहा हूँ तो आइडेंटिटी ऑफ वॉल नंबर, दैट्स इट। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई थी भाई, हम यहाँ से m इसको y इक्वल टू एफ एक्स लेट कर देते, इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास ये भी तो रिवर्स हो जाएंगे, n माइनस वन है तो मेरे पास m माइनस वन हो जाएगा, किसके लिए, n इज इवन हो। तो वही मेरे पास जी ऑफ m निकाले मैंने यहाँ से। अब मुझे फॉग निकालना है, n यहाँ पर हमारे पास यही फंक्शन होगा अगर n इज हमारे पास क्या हो, इवन हो तो गॉफ। तो यहाँ से अब मैं फॉग फाइंड आउट करूँगा, तो फॉग इक्वल टू फॉग जी ऑफ वाई, जी के साथ तो मेरे पास पर्टिकुलर ये वाई आता है, तो जी ऑफ वाई फंक्शन मेरे पास क्या है भाई, जी ऑफ वाई, एन इज अगर हमारे पास इवन है तो एन अगर हमारे पास इवन है तो एन प्लस वन आएगा। यहाँ पर देख लो फर्स्ट में एन प्लस वन, तो मेरे पास आया एफ ऑफ एन प्लस वन। अब यहाँ से देख लो इस फंक्शन को मैं यहाँ से लेट कर लूँगा एफ ऑफ, ये मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो जी ऑफ वाई के लिए यहाँ से आप, तो भाई यहाँ से आप देख लो जी ऑफ वाई फंक्शन, तो जी ऑफ वाई फंक्शन को मेरे पास ये भी तो कह सकते हो कोई एफ ऑफ जी ऑफ एम फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई जी ऑफ वाई या जी ऑफ एम एक ही बात है हमारे पास। तो जी ऑफ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ एम की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, जी ऑफ एम की वैल्यू अगर मेरे पास एन इवन है, अगर मेरे पास एन इवन है तो एम माइनस वन। अब इसको मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ से, कैपिटल का एक्स ही लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब हमारे पास एन इवन है, अगर हमारे पास जब एन इवन है तो एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन, तो एन की जगह मैं, तो इसको मैं क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ भी चलता हूँ, इसको मैं लेके ये एन लेट कर लेता, एक्स भी लेट करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको एफ ऑफ एन लिखा। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरे पास क्या, अगर मेरे पास एन ऑड है, यही तो है एन, अगर मेरे पास ऑड है तो क्या है, एन माइनस वन। तो मेरे पास क्या है यहाँ से एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या है वो पुट कर दूंगा एम माइनस वन। तो एम माइनस एम, अगर एन हमारे पास इवन है तो एन प्लस वन है, सॉरी अगर हमारे पास एन इवन है तो इसमें यहाँ पर फंक्शन क्या है, एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा एम माइनस वन और प्लस का वन, वन से वन कैंसिल इक्वल टू एम। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन आ रहा होगा एम। तो मेरे पास जो फॉग निकला, फॉग इक्वल टू एम इक्वल टू आई ऑफ एम, आइडेंटिटी ऑफ एम, तो आइडेंटिटी ऑफ वॉल नंबर। तो हमारे पास ये एन इवन ऑड हो या इवन हो, इसके लिए तो हमने एक कंडीशन निकाल दी। अब हमारे पास m कंडीशन भी तो निकालनी पड़ेगी हमको m की, अगर हमारे पास m इसी प्रकार आप m अगर ऑड हो या इवन हो, इसी प्रकार से हम m के लिए निकालेंगे। तो इसमें तो हमको चारों कंडीशन निकालनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास m क्या है, इवन है, तो इवन के लिए देखते हैं हम फॉग। तो फॉग हम निकालते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको क्लियर करा दिया, थोड़ा जल्दी से करता हूँ मैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, n होगा, तो जी ऑफ एफ, भाई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ ना मैं इसे। तो जी ऑफ एन, तो जी ऑफ एन की वैल्यू अगर हमारे पास m इवन है तो क्या आएगा, m माइनस वन। आप देख लेना एफ ऑफ m माइनस वन। अब मेरे पास ये फंक्शन क्या होगा, इसको मैं कैपिटल N लेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा n माइनस एफ ऑफ n। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m माइनस वन
उल्टा मैं इसे पुट कर दूंगा माई प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा m। तो मुझे ये निकालना था इसमें फॉग में, तो फॉग इक्वल टू m इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ m, तो आइडेंटिटी ऑफ फोन नंबर से हम निकाल रहे हैं। m इवन के लिए हो गया। अगर हमारे पास m ऑड हो, अगर हमारे पास m ऑड हो तो मैं गॉफ निकालूंगा, यहाँ से फॉग निकलेगा, गॉफ फाइंड आउट करूंगा। तो g ऑफ, तो फॉग के लिए g ऑफ m लेंगे ना, मैं यहाँ से m लेके लेट करूंगा m, g ऑफ m, तो m माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं g ऑफ f n लेट करके चलूंगा, तो g ऑफ f n के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ n के लिए अगर हमारे पास क्या हो, ऑड हो, m ऑड हो, तो n माइनस 1 आ जाएगा। तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा यहाँ से g ऑफ n प्लस 1, g ऑफ n प्लस 1, तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा g ऑफ n प्लस 1, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से n प्लस 1 और माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू n के हो जाएगा। भाई इसको मैंने पढ़ लिया, ये मैंने आपको पीछे क्लियर करा दिया, तो मैंने सीधे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये तो मेरे पास g ऑफ f ऑफ g n के लिए है, और ये यहाँ पर मेरे पास f ऑफ m के लिए। तो f ऑफ m के लिए लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, अगर m हमारे पास ऑड है तो n प्लस 1, तो n प्लस 1 वही मैंने लेट किया, तो n से n कैंसिल, तो मेरे पास आ गया गॉफ इक्वल टू n इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ n इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वन नंबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन मेरे पास क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, दैट्स इट। क्योंकि मेरे पास गॉफ इक्वल टू फॉग आ गया, तो मेरे पास फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन। अब मेरे पास जो इन्वर्स मुझे फाइंड आउट करना है, इन्वर्स में तो मेरे पास निकल गया यहाँ से एक तरीका, और सीधा से मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि मेरे पास g ऑफ m जो निकल रहेगा, g ऑफ m भी तो मेरे पास इन्वर्स है, तो g ऑफ m मेरे पास आ रहा है m माइनस 1। तो अगर मेरे पास m माइनस 1 होगा तो m मेरे पास क्या होगा, m मेरे पास, भाई मेरे पास यहाँ पर n में लिखा था, तो मैं यहाँ से मैं सभी को इसमें क्यों ना लिख दूँ, मेरे पास m माइनस 1 है तो n इज इवन, तो इसी को मैं m में क्यों, पूरे को m में क्यों ना लिख दूँ, ये मैंने आपको यहाँ से बता रखा। अगर मेरे पास यहाँ से m क्या है, m माइनस 1 इवन है, तो इवन है तो मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, ऑड आएगा। तो m माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, m इज ऑड, और m प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा m इज इवन। अगर मैंने आपको यहाँ से क्लियर करा दिया ना, ये देखो m प्लस 1 मेरे पास क्या है, यहाँ पर n इज ऑड है, ऑड है, अगर मेरे पास फंक्शन यहाँ पर ऑड होगा तो फंक्शन क्या आएगा, इवन आएगा, दैट्स ऑल। m क्या है, तो ये मेरे पास इन्वर्स भी फाइंड आउट हो जाएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि f ऑफ r टू r फंक्शन एक डिफाइन r टू r f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका सिंपल पार्ट है कि f ऑफ r टू r हमारे पास फंक्शन डिफाइन करना है, कि हमको f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 फाइंड आउट करना, हमको फाइंड करना है हमको इसमें कि f ऑफ fx, ये फाइंड आउट करना हमको इसमें f ऑफ fx का इक्वल जो हमारे पास फाइंड आउट होगा। तो मैंने यहाँ से f ऑफ कैपिटल में f ऑफ x ये फाइंड आउट करना, तो f ऑफ x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो यहाँ से मैं अब इसको लेट करूँगा यहाँ से कैपिटल का x, तो मेरे पास हो जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, कैपिटल का x। तो f ऑफ x की वैल्यू तो अभी मेरे पास यही है, तो इसको मैं अब कैपिटल में लिख दूँगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 कैपिटल का x प्लस का 2, और कैपिटल x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3, ये हो जाएगा कैपिटल x की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और प्लस का 2। तो यहाँ से आप इन सबको खोल लेना, तो मेरे पास यही आंसर आ रहा होगा, बेस्ट, दैट्स ऑल। ये आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गए, तो ये आपको मैं यहाँ से इसका वो बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये निकालते हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये एक बार और लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ac और प्लस का 2bc। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये यहाँ पर आप पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से
ये रख देता हूँ मैं ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 9x² प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab मेरे पास हो जाएगा ये। तो यहाँ से मैंने इस सबको सारे को ओपन कर दिया। 2ab, ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास माइनस का 3 है, तो मेरे पास ये आ जाएगा x4 माइनस का 9x² प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस का 4, 2 2 जा 4 और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 9x माइनस का ये हो जाएगा 4 यहाँ पर, ये माइनस का 6 प्लस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 6 और ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पर जगह कम बच रही थी, तो इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको बता दिया। मान लो आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आप भूल जाओ, तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ से इसको मैं यहाँ से इस तरह लेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² माइनस का 3x, इसको मैंने इतने में तोड़ लिया और ये हो गया प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास इसको मैं a पढ़ लूँगा, इसको मैं b पढ़ लूँगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अब भी बात वही पड़ी मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा आ गया हमारे पास 2 और ये हो रहा मेरे पास यहाँ से 3x², ये मैंने यहाँ से खोल दिया 3x² प्लस का 6x माइनस का 6 प्लस का 2 और यहाँ से प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसे खोल दो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू दूसरा, ये हो गया मेरे पास यहाँ से प्लस का 4 और इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ से प्लस का 2 2 जा 4x² और माइनस का 2 2 जा 4 12x और ये हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 6 प्लस का 2। तो यहाँ से अब देख लो प्लस का 4 प्लस का 2 6 हो गया, माइनस का 6 ये कैंसिल हो गया मेरे पास। इसे तो आप सॉल्यूशन कर लेना और मैं आपको यहाँ से करा भी रहा हूँ। तो मेरे पास हो गया x की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6x³ x² इंटू x³ हो जाएगा और 9x² बच रहा है यहाँ पर, x² वाले देख लो 9x², 4x² और 3x², तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 10x²। आप इसको सॉल्व कर लेना, वो तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा मेरे पास 10x² और यहाँ पर एक 3x और x वाले देख लो, अब यहाँ पर 12x 6x और एक बच रहा मेरे पास 3x, तो मेरे पास हो जाएगा 12 में से 9 गए तो माइनस का 3x। तो ये मेरे पास इसका वैल्यू आ रही होगी नहीं तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब सीधा सीधा खोल सकते हो, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट फंक्शन f ऑफ r टू r x बिलोंग्स टू r माइनस 1 लेस देन x इज लेस देन 1, डिफाइन f ऑफ फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें जो फंक्शन दिखाना है कि हमें बताना कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 और, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्कस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रूव दिखाना है कि फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, दैट्स ऑल। तो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x1 प्लस मॉडलस x, और मॉडलस x के बारे में मैंने आपको बता रखा है, पहले ही आपको क्लियर करा कि मॉडलस x हमारे पास क्या होता है। ये कि x अगर हमारे पास यहाँ पर x होगा इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू, और एक होता है हमारे पास माइनस x होगा इफ़ x इज लेस देन 0। ये मॉडलस x के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार ये बातें बता दी है और एक बार यहाँ पर फिर से आपको बता दिया। तो फॉर 1 1 सबसे हम पहले देखते हैं फॉर 1 1। तो फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि लेट f ऑफ x1 हमारे पास क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f x2, x1 एंड x2 हमारे पास क्या बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर उसने दिया है f ऑफ r2 r माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में जो हमको ये रेंज दी है, ये है f ऑफ r x बिलोंग्स टू r
फॉर -1 इज लेस देन x इज लेस देन +1, ये कंडीशन दी है हमको इसमें। तो 1 1 के लिए हमारे पास इसमें 1 1 के लिए हमारे पास इसमें 4 केस बनेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था मैंने आपको, सेम टू सेम इसी टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन भी है। इसमें भी 4 टाइप बनेंगे हमारे पास। अगर x1 हमारे पास क्या हो, x1 हमारे पास पॉजिटिव हो, -1 और +1 से लेकर ना, और x2 हमारे पास नेगेटिव हो, एक तो ये बनेगा हमारे पास। तो यहाँ से एक केस बनेगा हमारे पास कि x1 हमारे पास निगेटिव हो और x2 हमारे पास पॉजिटिव हो, दूसरा केस ये बनेगा। और तीसरा केस बनेगा x1 हमारे पास निगेटिव हो और x2 भी हमारे पास निगेटिव हो। और चौथा केस बनेगा x1 हमारे पास पॉजिटिव हो और x2 हमारे पास पॉजिटिव हो। सिर्फ यही हमारे पास इसमें 4 केस बनेंगे, इससे अलावा हमारे पास 5वां केस कोई नहीं बनेगा इसमें। जो हमारे पास ये 2 है, पहले पॉजिटिव और निगेटिव है। अगर हमारे पास x1 1 + x1 हो जाएगा, इसी से तो x1 मॉडुलस में x1 डालेंगे तो पॉजिटिव का, तो x1 ही पॉजिटिव निकल कर आएगा, इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास x2 1 - x2। क्यों? क्योंकि मॉडुलस x में मैंने आपको बताया मॉडुलस x माइनस का जब आएगा जब x इज लेस देन 0 है। भाई मॉडुलस में अगर हम -5 मॉडुलस में है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है -5 इंटू माइनस का, तो इसका मॉडुलस में हम निकालेंगे तो -5 ही मॉडुलस से निकलेगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन इस तरीका से हमसे कुछ कह रहा है। तो इसी टाइप से हमने ये किया कि मॉडुलस का -x डालूंगा तो -x2 ही मेरे पास बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा x1 - x2 इक्वल टू मेरे पास आएगा 2x1 इंटू x2। अब यहाँ से देख लो x1 और x2 मेरे पास जो होंगे x1 - x2 वो ग्रेटर देन 0 होंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई भी 2 वैल्यू लिख लो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे मैंने 2 लिख लिया और -1 लिख लिया तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। किस में आंसर आया? पॉजिटिव में आया। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0। तो वही मैंने लिखी है x1 - x2 इज ग्रेटर देन 0 यहाँ से। अब यहाँ पर x1 मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास निगेटिव है, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू लिख लो, कोई भी एक पॉजिटिव और निगेटिव का आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक निगेटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ से हमारे पास आया x1 एंड x2 इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन हमारे होल्ड नहीं कर रही। एक तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो रहा है और एक हमारे पास लेस देन 0 हो रहा है, तो हमारे पास एक कंडीशन क्या होगी, इम्पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए एक कंडीशन पॉसिबल हमारे पास नहीं होगी। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं होगी वो भी तो बताना पड़ेगा ना। इसी टाइप से आप इसे निकाल लोगे तो मेरे पास आएगा x1, अब आएगा -x1 इक्वल टू x2 1 + x2। तो यहाँ से भी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो मेरे पास आएगा x2 - x1 इक्वल टू 2x2 - x2 इंटू x1। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन होंगी मेरे पास, x2 - x1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 के होगा और यहाँ पर ये लेस देन 0 के होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास एक हमेशा नेगेटिव वैल्यू देती है। तो x1 x2 एंड x1 हमारे पास लेस देन 0 होगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, ये भी मेरे पास इम्पॉसिबल वैल्यू होगी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसे हमारे पास x1 ये निगेटिव हुआ और x2 भी हमारे पास निगेटिव हुआ, तो हमारे पास आया x1 1 - x1 इक्वल टू x2 और 1 - x2। माइनस का x2 क्यों आ रहा है? क्योंकि मॉडुलस से हम निकालेंगे तो वो x2 माइनस में ही निकलेगा, ये मैंने आपको भी क्लियर करा दिया। तो हमारे पास यहाँ से फंक्शन निकल आएगा x1, यहाँ से आएगा x1 माइनस का x1 इंटू x2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस का x1 इंटू x2। इससे x1 x2 से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, x1 पॉजिटिव हो और x2 भी हमारे पास पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये देख लो। तो x1 1 + x1 इक्वल टू x2 1 + x2। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी x1 प्लस का x1 इंटू x2 इक्वल टू x2 x1 इंटू x2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 1।
तो ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा, 1 1 फंक्शन तो मेरे पास ये होगा। क्यों होगा ये मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है और ये चारों कंडीशन पे बता दिया। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ये इम्पॉसिबल क्यों नहीं होगा ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, क्यों पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं ऑन टू के लिए देखता हूँ, क्योंकि इसमें 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन निकालने थे। तो ऑन टू के लिए मेरे पास फंक्शन क्या करता था, मैं लेट करता था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स से मेरे पास x इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस का x, यही है। तो अब मैंने आपको बताया x मेरे पास अगर नेगेटिव हो, आप एक बात याद रखना, अगर मेरे पास x नेगेटिव हो तो y भी मेरे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू ही देगा। क्यों, आप यहाँ से लेट कर लो, माइनस का वन आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, चलो मॉडुलस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये माइनस का वन आएगा, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास किस में आएगी, निगेटिव में ही आएगी। अगर मेरे पास x पॉजिटिव हो तो y भी मुझे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा एक। ये दो कंडीशन यहाँ पर होल्ड करेंगी। अब यहाँ से मैं आपको ये क्यों दो कंडीशन है मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे पास x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव आएगा, अगर मेरे पास x पॉजिटिव होगा तो y भी मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ से वैन जब हमारे पास x क्या हो, नेगेटिव हो, तो y भी मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट लेके चलते हैं हम। तो केस फर्स्ट लेके चला तो मेरे पास आया y इक्वल टू x1 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि ये भी तो मेरे पास x ही आ जाएगा। जब माइनस का मैं लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का, ये नेगेटिव में आएगा। तो x1 माइनस एक्स, तो इक्वल टू मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा y माइनस को वाई एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो x की वैल्यू y ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस का वाई एक्स, और यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस वाई, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से y अपॉन 1 प्लस वाई, ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। y मेरे पास क्या है, y बिलोंग्स टू r, यानी कि y मेरे पास एक रियल नंबर है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, -1 से इज लेस देन x इज लेस देन +1, यहाँ तक है हमारे पास ये रियल नंबर भी। अब मैं यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू को ले लेता हूँ, वैन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वैन जब हमारे पास x पॉजिटिव हो तो y भी हमारे पास क्या वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस एक्स इक्वल टू, भाई मॉडुलस x में मैं पॉजिटिव x डालूंगा तो मेरे पास ग्रेटर देन 0 x ही आएगा। यहाँ से मैं आपको एक क्लियर करा दूँ कैसे आ रहा है। भाई जब हमने x हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू के लिए मेरे कंडीशन में क्या, मॉडुलस x के लिए, मॉडुलस x के लिए नेगेटिव x इज लेस देन 0 है तो माइनस का x आएगा, माइनस का x आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि माइनस का x आएगा। यहाँ पर x1 मॉडुलस x का क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। माइनस का x मॉडुलस का x माइनस का x क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास x क्या है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 होता है तो मेरे पास माइनस का x आता है। वही चीज़ मैंने ऊपर क्लियर करा रखी है आपको। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या, अगर x इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, x आती है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मेरे पास हो जाएगा y प्लस का एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लूँगा, निकाल लूँगा। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से y इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स वाई, और x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी 1 माइनस वाई। तो y मेरे पास क्या है वो मैंने आपको बता रखा है कि y बिलोंग्स टू r, -1 से इज लेस देन x इज लेस देन मेरे पास क्या है 1 में पॉजिटिव 1 तक। तो आप कोई भी वैल्यू लिख लो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमिन x इज अवेलेबल इन डोमिन। आई बात क्लियर हुई। आप कोई भी y की वैल्यू लिख लो तो हमारे पास जो कोडोमिन, भाई हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीका से इसको बनाते हैं हम। तो ये हमारे पास कोडोमिन होते हैं y, और ये हमारे पास x है। तो y की मैं कोई भी वैल्यू लिख लूँगा यहाँ पर, y बिलोंग्स टू r रियल नंबर में, तो रियल नंबर कहाँ पर रहता है हमारे पास, -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पर मैं कोई भी y की वैल्यू लिखूंगा तो उसके लिए हमारे पास एक x अवेलेबल होगा, एनी नंबर। तो वही कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमिन x इज अवेलेबल, एवरी के लिए x इज अवेलेबल इन डोमेन। तो आप इतनी बात लिख दोगे, उसी से आपको एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमिन x इज अवेलेबल इन डोमिन, यानी कि हर एक x डोमिन में हमारे पास अवेलेबल होगा और y बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि y हमारे पास कोडोमिन है। दैट्स इज और। तो हमारे पास फंक्शन सच दैट, फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा।
तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, दैट्स ऑल। हमें इसमें ये दिखाना था कि हमारे पास फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, हमको दिखाना है एफ ऑफ आर टू आर कि हमारे पास फंक्शन इंजेक्टिव है। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के, और जो हमको एक कंडीशन दी है एफ ऑफ आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर है हमारे पास। हमको प्रूफ करना है फंक्शन हमारे पास प्रूफ करना हमारे पास ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, तो हमको दिखाना है ये फंक्शन इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव के लिए मैंने आपको क्या केस बता रखे कि हमारे पास फंक्शन 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 कैसे होगा कि डोमेन के हर एलिमेंट से एक इमेज निकलनी चाहिए, तो फंक्शन हमारे पास 1 1 हो जाएगा। कंडीशन 2 इनटू फंक्शन हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी हो गया, तो हम कह देंगे फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव है। इनटू के लिए क्या होता है कि को डोमेन में कुछ एलिमेंट छूटने चाहिए, इसका मतलब इंजेक्टिव। इनटू का मतलब है कि को डोमेन में कुछ बचना चाहिए, दैट्स ऑल। तो हम फंक्शन क्या करते हैं भाई 1 1 के लिए, अगर मैं आपको यहाँ से पहले क्लियर कराता हूँ इस चीज़ से, फिर आपको जनरल भी बताऊँगा। एफ ऑफ आर टू आर हमारे पास फंक्शन है, तो ये डोमेन हो गया हमारे पास, ये को डोमेन हो गया। फंक्शन हमारे पास आर टू आर, ये एक्स और ये वाई। तो आर टू आर में क्या हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वन नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ जाता है +1 और -1, ये भी आ गए हमारे पास, इंटीजर भी आ गए। 1/2 रेशन नंबर भी आ गए। और तीसरी बात है हमारे पास रूट में √3। बस हमने सारी वो लिख ली, इसकी सारी कंडीशन लिख ली, यानी कि जो जो रियल नंबर में होते हैं इनके सारे के हमने नेचर लिख लिए, कौन कौन से होते हैं। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 की इमेज मेरे पास यहाँ पर कहाँ पर बनेगी, 0 पर ही बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं 1 लेता हूँ तो 1 की इमेज मेरे पास यहाँ पर क्या कहाँ पर बनेगी, 1 पर बनेगी। फंक्शन क्या मेरे पास एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब के इक्वल है, तो -1 की जो इमेज बनेगी वो -1 पर ही बनेगी क्योंकि एक्स क्यूब है। 1/2 की इमेज जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी 1/8 पर बनेगी। और √3 की इमेज मेरे पास बनेगी, अगर मैं √3 का स्क्वायर कर दूँ और फिर स्क्वायर वो कर दूँ, तो एक बार स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 3, भाई √3 इंटू √3 इंटू √3, यही तो हो गया इसका मतलब। तो 3√3 आ जाएगा। तो 3√3 बिलोंग्स टू हमारे पास आर रियल नंबर में, तो ये मेरे पास इसकी भी इमेज बनेगी 3√3 पर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर। तो अब एक बात देखो, हमारे पास डोमेन से हर एलिमेंट से एक इमेज निकल रही है, हर एलिमेंट से एक इमेज निकल रही है, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। ये मैं आपको सीधा सीधा एक बार क्लियर करा रहा हूँ, 1 1 फंक्शन तो हमारे पास हो गया। इनटू के लिए क्या होता है कि को डोमेन में कुछ बचना चाहिए। ले लेता हूँ मैं यहाँ पर √-2 ले लेता हूँ। क्या यहाँ पर कोई डोमेन में ऐसी कोई इमेज होगी, ना होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल बहुत है। क्या यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इमेज -2 पर बन जाए, नहीं होगा भाई। -2 भी तो हमारे पास एक रियल नंबर ही है। अगर मैं इसमें -2 लेता हूँ तो मेरे पास उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, -8 पर बनेगी। उसकी इमेज मेरे पास -8 पर बनेगी। तो यहाँ पर ऐसे -2 -3 -4 -5 बहुत से एलिमेंट छूट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से देख सकता हूँ मेरे पास ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, 1 1 भी हो गया और इन2 भी हो गया। तो मेरे पास मैं यहाँ से कह दूंगा मेरे पास ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है। दैट्स ऑल, ये प्रूफ करना था। आप इतना करके आओगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नंबर देगा, वो आसानी से देगा। अब मैं आपको इसको जनरल में बताता हूँ कि हम 1 1 के लिए फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि fx1 इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, fx2 के होना चाहिए, यही तो बताया था मैंने आपको। तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। मैंने यूट्यूब पर बहुत से बहुत से जैसे टीचर देखे मैंने, यहाँ से आप सीधा सीधा क्यूब काट देते हो और x1 इक्वल टू x2 कर देते, कह देते हैं फंक्शन 1 1 है। लेकिन वो कंडीशन हमारे पास गलत हो जाती है। क्यों, आप यहाँ से देख लो, ये इसको मैं इधर ले आऊँगा तो इसमें दो कंडीशन बन जाएंगी, ये कोई नहीं करता इसे। x1 का क्यूब और -x2 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास a माइनस बी ए क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका ये फार्मूला होता है इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से दो कंडीशन आ गई कि x1 माइनस का x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ से तो हम कह देंगे हमारे पास फंक्शन 1 1 है, लेकिन ये कंडीशन का क्या, ये कंडीशन कैसे कहेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन इम्पॉसिबल होगी, ये बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2। अब यहाँ पर आप देख लो, अगर मैं यहाँ से
प्लस का x1 और x2 इक्वल टू, यहाँ पर भी x1 और x2 जोड़ देता हूँ, एक x1 x2 इधर जोड़ देता हूँ, एक x1 x2 इधर जोड़ देता हूँ, एक ही बात है। तो मेरे पास हो जाएगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x1 इंटू x2, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन की, तो मेरे पास हो गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से हो गया x1 इक्वल इंटू x2। तो ये तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी रियल नंबर के लिए फंक्शन है, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी एनी टू रियल नंबर है, 2 और 3 ले लेता हूँ। जैसे मैं 2 और 3 का होल स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 5 5 25। तो यहाँ पर देख लो 2 इंटू 3, तो मेरे पास क्या रहा 6, तो ये इसमें नहीं होगा 25 एंड 6। इसलिए आप कोई भी एनी रियल नंबर ले लो, उन दो रियल नंबरों को आप ऐड करोगे और स्क्वायर करोगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। इसलिए हमारे पास ये कंडीशन इम्पॉसिबल होती है, कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम यहाँ से कह देते हैं हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ से 1 1 होगा। अगर आप ऐसे दिखाओगे तो एग्जामिनर आपको खुश हो जाएगा कि आपको हाँ अच्छे से कंसेप्ट सब चीज़ें क्लियर है, दैट्स ऑल। तो यहाँ से हम कह देंगे ये कंडीशन इसलिए इम्पॉसिबल होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी हमारे पास। तो हमारे पास मैंने यहाँ से कह दिया फंक्शन हमारे पास 1 1 है। तो इनटू के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोड डोमेन में कुछ छूटना चाहिए, तो कोड डोमेन में कुछ छूट रहा है तो हमारे पास फंक्शन ये इनटू भी है। अगर हमारे पास 1 1 भी हो गया तो सच दैट हम कह देंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1 1 और एफ ऑफ फंक्शन इज इनटू। अगर 1 1 और इनटू दोनों हो गए तो हम कह देंगे फंक्शन हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव है, दैट्स ऑल। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 और ले लेता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज में हमारा, इस एक्सरसाइज में नहीं, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और फिर मैं अगली वीडियो से आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन टू जेड और एक है जी जेड टू जेड। एग्जाम्पल दिखाना है कि हमको गॉफ हमारे पास 1 1 है लेकिन जी ऑफ हमारे पास 1 1 नहीं है। तो ये बताना है हमको कि हमारे पास फंक्शन है एक एफ ऑफ एन टू जेड और जी है हमारे पास जेड टू जेड, यानी कि नेचुरल नंबर इंटीजर टू इंटीजर। हमको बताना है कि हमारे पास फंक्शन गॉफ हमारे पास इंजेक्टिव है बट जी हमारे पास इंजेक्टिव नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इंजेक्टिव के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। तो हम कह देंगे हमारे पास फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है, दैट्स ऑल। अगर जी ये हमारे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन है मेरे पास। इसमें मुझे बताना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में एक्स। ये आपको कुछ उसमें ये दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में संकेत दिया है कुछ इस टाइप का। तो हम एक गॉफ निकालेंगे पहले, तो हम बताएंगे कि गॉफ हमारे पास इंजेक्टिव क्यों नहीं होगा और जी हमारे पास इंजेक्टिव, गॉफ हमारे पास इंजेक्टिव क्यों है और जी हमारे पास इंजेक्टिव नहीं क्यों नहीं है, ये बताना है मुझे। तो गॉफ इक्वल टू मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, ऑपरेशन को हटाकर हम एफ एक्स लिख देते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स मेरे पास क्या है, जी ऑफ एफ एक्स मेरे पास है यहाँ पर एक्स। तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या, मॉडुलस का एक्स, तो मॉडुलस एक्स आया। तो अब मैं यहाँ पर आप एक बात बताओ, मेरे पास गॉफ आया मॉडुलस का एक्स। मैंने यहाँ से कह दिया कि गॉफ मेरे पास मॉडुलस का एक्स है, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। और मेरे पास जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास मॉडुलस, वो भी मेरे पास मॉडुलस एक्स है, लेकिन ये जी मेरे पास क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। ये आप कैसे कह दिए, ये मैंने इनके बेस पे कह दिया कि हमारे पास एन डोमेन में नेचुरल नंबर है, को डोमेन में मेरे पास इंटीजर्स है। तो यहाँ से आप देख सकते हो गॉफ जो मेरे पास, जो गॉफ के लिए एक्स है मेरे पास वो एन यानी कि नेचुरल नंबर में, को डोमेन के लिए, और को डोमेन के लिए मेरे पास इंटीजर है, इंटीजर ही इसमें को डोमेन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक्स जो मेरे पास है वो भी मेरे पास इंटीजर के लिए शो कर रहा है। आप यहाँ से आप दिखा भी सकते हो, भाई मैं यहाँ से फंक्शन दिखा भी तो सकता हूँ कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है और ये, तो यहाँ से आप ये भी क्लियर कर, आप इतना छोड़ दोगे हो जाएगा सवाल। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि गॉफ को मैं यहाँ से कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास गॉफ इंजेक्टिव है लेकिन जी ऑफ मेरे पास इंजेक्टिव नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको क्लियर कराता हूँ कि लेट मैं करता हूँ कि जी ऑफ एफ
इक्वल टू जी ऑफ, मेरे पास जी ऑफ एफ एक्स वन, तो मैं ये करता था जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास जी ऑफ एफ एक्स टू के, और एक्स वन एंड एक्स टू मेरे पास क्या बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर में, तो मॉडलस का एक्स वन इक्वल टू मॉडलस का एक्स टू हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू मेरे पास क्या नेचुरल नंबर में है, तो डोमेन में तो मैं यहाँ से कह दूंगा वन वन फंक्शन है। दूसरी बात मेरे पास यहाँ से आती है कि लेट करता हूँ मैं यहाँ से जी ऑफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू। अब मेरे पास इसमें क्या मॉडलस का एक्स वन इक्वल टू मॉडलस का एक्स टू, लेकिन यहाँ से अब मेरे पास एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास एक्स वन एंड एक्स टू जो है वो बिलोंग्स टू जेड नेचुरल नंबर में, यानी कि इंटीजर्स में, सॉरी इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर माइनस का टू ले लेता हूँ और यहाँ पर प्लस का टू ले लेता हूँ, इंटीजर ही है भाई, दोनों इंटीजर है, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे पास सच दैट एफ ऑफ जी जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। एक भाषा तो मेरे पास ये हो गई, यानी कि इस लैंग्वेज में भी आप करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म में बताऊँ कि जनरल तरीके से बताऊँ, मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन टू जेड। अब यहाँ पर मेरे पास जो ये फंक्शन है ये नेचुरल नंबर है और ये फंक्शन मेरे पास इंटीजर्स है। फील कराता हूँ आपको थोड़ा सा। तो नेचुरल नंबर में मेरे पास क्या आते हैं 1 2 3 4 5 दैट्स ऑल, और इंटीजर में मेरे पास आते हैं 0 -1 -2, और यहाँ से आ जाएंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर। तो अब मैंने यहाँ पर देखा एन टू जेड फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है। इसमें जो फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 1 लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर किस में बनेगी 1 पर ही बननी चाहिए कंडीशन मेरे पास, तो पॉजिटिव के 1 पर बनेगी। 2 पर लूँगा तो मेरे पास इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या मेरे पास एक्स है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि वाई इक्वल टू मेरे पास क्या एक्स है। एक कहने का मतलब ये मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट और ये मेरे पास डोमिन है, ये मेरे पास कोडोमिन है। तो 2 का लूँगा तो मेरे पास 2 पर बनेगी, 3 को लूँगा तो मेरे पास 3 की बनेगी, 4 का लूँगा तो मेरे पास 4 की बनेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ 0 को लूँगा, 0 तो नेचुरल नंबर में होता नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीजर छूट जाएंगे, 0 छूट जाएगा, -1 -2। अब मैंने यहाँ पर देखा डोमिन में तो मेरे पास कुछ नहीं छूटेगा। आप फिर लेना, डोमिन में तो मेरे पास कुछ नहीं छूटेगा, हर एलिमेंट से एक ही इमेज निकलेगी, तो मैं कह दूंगा मेरे पास 1 1 फंक्शन है। लेकिन को डोमिन में कुछ बच जाएगा, -2 बिलोंग्स टू जेड, जेड तो है, तो -2 बिलोंग्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा ये कोडोमिन में। भाई ये कोडोमिन में मेरे पास कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे। अगर मेरे पास कोडोमिन में कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं तो मैं कह दूंगा फंक्शन मेरे पास इन2 है। अगर मेरे पास फंक्शन 1 1 भी हो गया तो इन2 भी हो गया, तो मैं कह दूंगा मेरे पास फंक्शन ये फंक्शन कैसा मेरे पास ये इंजेक्टिव है। तो फंक्शन मेरे पास ये कैसा है इंजेक्टिव फंक्शन है। इसलिए मैंने कहा कि फॉग मेरे पास जो फंक्शन होगा वो इंजेक्टिव होगा। इसलिए क्वेश्चन में जो बोला जो जो गॉफ होगा वो फंक्शन मेरे पास इंजेक्टिव होगा, लेकिन जी जो फंक्शन होगा वो मेरे पास इंजेक्टिव नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ से देख लो जेड टू जेड फंक्शन है मेरे पास जी, इस बार फंक्शन है जी, तो जेड टू जेड है, तो जो मैं यहाँ पर 0 लूँगा -1 प्लस का -2 प्लस का 1 प्लस का 2, तो इसकी इमेज -2 पर ही बनेगी क्योंकि इंटीजर है। इसकी इमेज 0 पर ही बनेगी, इसकी इमेज 1 पर ही बनेगी, इसकी इमेज 2 पर ही बनेगी। तो यहाँ पर कोड डोमेन में कुछ नहीं छूटेगा, 1 1 फंक्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन ये 1 1 फंक्शन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। हमारे पास इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन 1 1 भी हो और इनटू भी हो, दोनों हो जाए तो हम कह देंगे फंक्शन इंजेक्टिव है। लेकिन इनटू के लिए कोड डोमेन में कुछ छूटना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं छूट रहा, तो यहाँ पर मैं इसलिए कह दिया मैंने जी मेरे पास इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव, दैट्स ऑल। और इसलिए मैंने कह दिया गॉफ मेरे पास फंक्शन क्या है इंजेक्टिव फंक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ें का फील हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब मैं अगली क्लास में मिलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 से कराऊंगा आपको अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।